नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो अभी तक मैंने इकोनॉमी जितनी मैंने पढ़ाई है 4-5 लेक्चरों में, उसका मैं अब रिवीजन प्लस जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनका मैं आपको रिवीजन भी कराने वाला हूँ। और जितने जैसे क्वेश्चन आयोग बना सकता है या आपके पेपर में जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनका एक फॉर्मेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है? जो इकोनॉमिक्स शब्द है किस भाषा के शब्द उत्पन्न हुआ है? आप लोग कमेंट में उत्तर भी देते रहिए। ठीक, नंबर 1 कौन सा? अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा यूनानी या ग्रीक, चौथी जापानी। ठीक, तो कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, देख लीजिए आप। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले दिन की क्लास में, वो किस भाषा का शब्द है? वो यूनानी या ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है? आइकोनोमिया। जो इकोनॉमिक्स का शब्द है ये आइकोनोमिया से मिलकर बना है। किससे बनकर बना है? आइकोनोमिया। जिसमें आइको जो इकोनॉमिया शब्द है, आइकोनोमिया, वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आइकोस, दूसरा होता है नोमोस। ठीक है, हाँ, जो वीडियो में नए हैं तो वो पहला वीडियो जो इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है उसको जरूर देख लें, उसमें ये सब बातें बताई गई। ठीक, आइकोस, दूसरा नोमोस। आइकोस का मतलब होता है फैमिली या हाउस होल्ड, दूसरा मतलब होता है नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, दूसरा मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। इसका मतलब गृह प्रबंधन। इसका इकोनॉमिया का फुल फॉर्म क्या हुआ या उसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? गृह प्रबंधन, जैसे इकोनॉमिक्स का होता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है? किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक। और ग्रीक की किस भाषा से? आइकोनोमिया। आइकोनोमिया, आइकोज एंड नोमोस, 2 शब्दों से मिलकर बना। चलिए, निम्न में से कौन सी समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? अब जो इकोनॉमिक्स परिभाषा गई, इकोनॉमिक्स भी है 2 शब्दों से मिलकर। जो इकोनॉमिक्स है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है समष्टि अर्थव्यवस्था। कौन सी? समष्टि, दूसरा व्यष्टि। यहां पर समष्टि बात है, तो आप लोग बताइए पहले। एक बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, पारिवारिक और राष्ट्रीय आय, ये ऑप्शन है। मैंने आपको बताया जो समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था, इसमें सही क्या है? इसमें पारिवारिक आय। ये कैसे? अब सुन लीजिए। मैंने आपको बताया होगा कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जो छोटे छोटे समूहों से मिलकर बनी होती है, जैसे परिवार की आय, दुकान, छोटी औद्योगिक इकाइयां, यह होती हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था या जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, और दूसरी होती है माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो में समष्टि, और समष्टि में होती है जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीतियाँ, ये सब आती हैं समष्टि। तो समष्टि में मुद्रास्फीति ये आ जाएगी, राष्ट्रीय आय ये होगी, और बेरोजगारी ये क्या होंगी? समष्टि। लेकिन क्वेश्चन पूछा नेगेटिव, संबंधित नहीं है, तो पारिवारिक आय कौन सी है? यह व्यष्टि अर्थव्यवस्था है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन, कारकों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं? कारकों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं? कौन? 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, कि 5 प्रकार के? मैंने आपको बताया जो कारकों के आधार पर मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से प्रकार हैं? सुनिएगा। इसमें 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एक होती है मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित। दूसरा होती है लागत जनित। तीसरा होता है संरचनात्मक। मैंने ये तीनों आपको बता चुका हूँ। चलिए, मांग जनित मुद्रास्फीति का जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ पर रोजगार के कारण या किसी भी कारण आपके पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं? मांग करते हैं। किसी वस्तु मांग करते हैं तो अपूर्ति, मांग ज़्यादा हो जाए, आपूर्ति कम हो जाए तो महंगाई बढ़ेगी। इसी बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित, जब किसी वस्तु की लागत ही आ जाए, मतलब जैसे मार्कर बना रहे हैं, पहले मिला था 20 रुपये का, अब मिलने लगा 25 रुपये का। क्यों मिलने लगा? क्योंकि पहले लागत थी 10 रुपये कि ये 5 रुपये, पहले 2 रुपये पड़ता था, अब 3 रुपये पड़ने लगा। अब मतलब इसी की जो लागत है, जिसमें पहले लागत 10 रुपये आती थी बनाने में, लागत कितनी आती थी? 10 रुपये।
लेकिन उसमें बनाने में ही लागत 15 रुपए में आ रही है, तो हम 15 तो देंगे नहीं ना, तो महंगाई कर देंगे ना, ये बात होती है। चलिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है कि संरचना के आधार पर या तो वाहन की सुविधा नहीं है, या कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आपको सामान ले जाने के लिए साधन नहीं है, तो सामान टाइम से पहुंच नहीं पाता, या खराब हो जाता है, और ख़राब हो गया तो तब भी क्या कहते हैं, तब भी महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सामान पहुंच नहीं पाया। दूसरी बात क्या होती है, या कोई जमाखोरी कर ले, या किसी सामान का होल्ड कर ले, या समूह बनाकर लोग सब्जी बेच, मतलब सब्जी महंगाई नहीं है, मतलब कोई भी चीज़, मतलब मटर है वर्तमान में चल रही, मटर मतलब 20 रुपये किलो चल रही है पूरी मार्केट में, 20 रुपये किलो, लेकिन अब जितने मटर बेचने वाले हैं सब लोग एक ग्रुप बना लें कि मटर 40 रुपये से कोई कम नहीं बेचेगा, जिसको लेना हो तो ले, तो क्या कर, लोग मजबूरी में लेंगे। देखो महंगाई तो बढ़ी नहीं, लेकिन तब भी क्या, संरचना के आधार पर लोग आपस में होल्डिंग कर लिए, जिसके आधार पर क्या महंगाई बढ़ गई है, तो भी सही में, लेकिन क्या करें, एक ग्रुप बना लिए, तब अपने मन से बेचने लगे 40 में, ठीक, इसको बोलते संरचनात्मक। चलिए, अब चौथा क्वेश्चन है, दर के आधार पर मुद्रास्फीति, रेट के आधार, बेस ऑन द रेट्स इन्फ्लेशन, ठीक। तो दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, ये होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं ये दर के आधार पर मुद्रास्फीति, कितने, 4 प्रकार। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती, इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरी होती है चलते हुए, इसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरी होती है दौड़ती हुई या भागती हुई, इसको बोलते हैं रन अवे इन्फ्लेशन या गैलोपिंग, सुनिए चलिए, या ट्रोटिंग, रन अवे। और फिर होती है चौथी मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं चरम मुद्रास्फीति, या इसको बोलते हैं गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। रेंगती हुई जब मुद्रास्फीति 3% तक रह जाए, जब चलते हुए जब 3 से 10% तक हो जाए, भागते हुए 10% से 30% तक बढ़ जाए, और जब 30% से ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं चरम मुद्रास्फीति, ठीक। चलिए, अगला है भारत में मौद्रिक नीतियाँ, मॉनेटरी पॉलिसीज, कौन कौन, मॉनेटरी पॉलिसीज कौन जारी करता है, भारत में मौद्रिक नीतियाँ कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, SBI, PNB, नाबार्ड या RBI। तो कौन जारी करता है, SBI तो बैंक है नहीं, PNB कोई मतलब, नाबार्ड तो कृषि बैंक। कौन जारी करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक होता है, या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है, वो मौद्रिक नीतियाँ जारी करता है, ठीक। चलिए, अब अगला टॉपिक हम लोग RBI का ही है, जो बैंकिंग सिस्टम का, तो उसमें हम लोग पूरा विस्तार से RBI के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बैंक है, पहली कौन सी बैंक स्थापित की, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। वर्तमान में CRR की दर कितनी है, ठीक है, तो वर्तमान में कितनी दर है, वर्तमान में ये 6.5%, ये नहीं, ये तो बैंक रेट है, ठीक है। वर्तमान ये क्या है, ये है रेपो रेट है, ठीक। चलिए, वर्तमान कितनी है, ये है 4.5%, 4.5% क्या है वर्तमान में CR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि कुल जमा राशि का, टोटल NDTL का, कुल NDTL का या कुल जमा राशि का जो बैंक RBI को नगद रूप में पैसा देती है, उसी ही बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वो उसमें RBI ना तो उसको कोई ब्याज देती है, ब्याज नहीं देती, क्यों नहीं देती, क्योंकि ना वो खर्चा करते हैं, इसका मतलब 4.5% बैंक से बाहर निकल जाता है पैसा। चलिए, अगला पॉइंट, जिस दर पर बैंक RBI से कम अवधि का ऋण लेती है वो क्या कहलाती है, या वह कहलाती है, क्या कहलाती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या ओपन रेट। तो क्या बोलते हैं इसको, रेपो रेट। चलिए, लेकिन बैंक रेट का, हाँ पहले ऐसा होता था कि बैंक रेट होती थी, बैंक रेट में जो बैंक है, बैंक लंबी अवधि का ऋण लेती थी RBI से, पहले होता था, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, ठीक है ना, अब ये व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो लंबी अवधि का ऋण लेती थी कौन, बैंक, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। और इसकी रेट वर्तमान में बैंक रेट कितनी है, 6.5%,
6% है। अब केवल जो CRR और SLR जो बैंक नहीं रख पाते हैं, तो बैंक रेट जो वर्तमान में है 6.5%, वो केवल जुर्माने के रूप में होती है, ना कि ब्याज देने के उद्देश्य से। ठीक, चलिए। तो कम अवधि का ऋण किसमें? तो इसमें रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में देखो, बैंक, इसे सुने, जो बैंक, इधर से देख लीजिए, जो बैंक है कम अवधि का ऋण लेगी, इसको बोलते हैं रेपो रेट। और जब RBI बैंकों से रेट लेती है, उल्टा लेती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना? चलिए, रेपो रेट बैंक RBI से पैसा कम अवधि का ऋण लेती हैं, और जब RBI बैंक से लेने लगे तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, मीन्स उल्टा। ठीक, चलिए। बैंक कम अवधि का ऋण अधिकतम कितने दिन तक ले सकती है? मैक्सिमम कितने दिन तक जो बैंक है कम अवधि का ऋण मैक्सिमम कितने दिनों तक ले सकता है? तो पहला है 24 घंटे के लिए, 7 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, या 21 दिन के लिए। तो कितने दिन के लिए है? 24 घंटे के लिए। ये कम अवधि का ऋण में ही आता है, ये भी आता है, सब विकल्प सही है, लेकिन पूछा कितना? मैक्सिमम, अधिकतम कितने? तो अधिकतम कितने दिन? अधिकतम 90 दिन। कम अवधि का ऋण मैक्सिमम कितने दिन तक? मैक्सिमम 90 दिन तक ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस दर पर RBI बैंकों से कम अवधि का ऋण लेता है? किस दर पर RBI बैंकों से कम अवधि का ऋण लेता है? ठीक है, क्या अब आ गया ना क्वेश्चन, RBI बैंकों से कब, तो क्या इसको क्या बोलते हैं? अब जब बैंक RBI से ले रहे थे तो रेपो रेट में ले रहे थे, और जो RBI बैंकों से लेगी तो किस रेट पर लेगी? इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में बैंक RBI से लेंगे, और रिवर्स में RBI बैंक से लेगी। ठीक है, अंतर समझ में आया ना? चलिए, वो तमाम में रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। ठीक है, चलिए। और रेपो रेट कितना है? और रेपो रेट है वर्तमान में 6.25%। ठीक, चलिए। और बैंक रेट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब पुरानी वाली क्लास में इसका पूरा विस्तार पढ़ना तो पूरी वीडियो इसकी पढ़ी है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए, ओवरनाइट रेपो की अवधि कितनी होती है? अब जो कम समय का ऋण लिया जाता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? रेपो रेट पर। तो जो ओवरनाइट रेपो होता है ये कितनी अवधि का होता है? 21 दिन या 21 घंटे, सी 24 घंटे या 24 दिन? कितने दिन का होता है ये? कितनी अवधि का होता है ये? 24 घंटे को होता है। हम आपको बता रहा हूँ, एक होता है ओवरनाइट, एक होता है टर्म रेपो। एक होता है ओवरनाइट रेपो, दूसरा होता है टर्म रेपो। जो ओवरनाइट में रात भर, इसका मतलब 24 घंटे के लिए जो ऋण लिया जाता है, एक रात के लिए, एक पूरे दिन के लिए, उसको बोलते हैं ओवरनाइट रेपो। वो होता है 24 दिन के लिए। ठीक, जो टर्म रेपो होता है वो हफ्ते भर के 7 दिन, 7, 14, 21 डट मैक्सिमम 90 दिन तक, मैक्सिमम 90 दिन। ठीक, तो 7 ही गुण में होता है, 7 या 7 टर्म रेपो क्या होता है, या 7 या 14 या 21, ऐसे सब इस टाइप में जो होता है ना, मैक्सिमम 90 दिन तक, उसको बोलते हैं टर्म रेपो। ठीक, चलिए। तो ओवरनाइट रेपो की अवधि कितनी है? 24 घंटे। टर्म रेपो में बैंक कुल जमा राशि का कितना ऋण ले सकती है? जो टर्म रेपो है तो कितना ऋण ले सकती है? ये 0.2% या 0.75 या 2% या 3%, कितने परसेंट ऋण ले सकती है? तो वह ऋण ले सकती है 0.7 कुल NDTL का, कुल जमा राशि का मतलब NDTL। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, कुल जमा राशि का कितना? 0.75। और ये क्या है? ये है ओवरनाइट रेपो। ये कुल जमा राशि का कितना ले सकती है? 0.25% ये ओवरनाइट में ले सकती है, या ये कुल जमा राशि का टर्म रेपो पर 7, 14, 21 डट 90 दिन तक ले सकते। ठीक, चलिए। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, रंगराजन, शक्तिकांत दास या रघुराम राजन? कौन है? उर्जित पटेल तो हट गए थे। चलिए, ये तो बहुत पुराने, ये भी है। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्या? वर्तमान में SLR की दर कितनी है? अभी
बड़ी घटी थी, सब रेटें बड़ी घटी हैं, लेकिन SLR उतना ही है। कितना? वर्तमान में भी SLR 18% है। वर्तमान में SLR कितना है? 18% है। जितना मैंने आपको 5 क्लास में बताया, आज पूरा 1 क्लास में आपका रिवीजन भी उसका हो गया और क्वेश्चन भी आप उसके सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, ये नए नए वीडियो ऐसे वीडियो आपको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत लोगों तक फैलाएं, ताकि हमारा वीडियो का प्रसार भी हो। और आपको इसी तरीके आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे, देखते रहेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको नए नए वीडियो पर डे और लेकर आते रहेंगे। हाँ, जिन जिन चीज़ों का आपको वीडियो चाहिए कि हमको इस सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस टाइप में आपका वीडियो उपलब्ध कराऊँ। ठीक है, तो जितने जल्दी जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मैं आपको सहयोग दे पाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं ये पढ़ाना शुरू कर दूँगा जल्द ही। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।